नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ नई कहानी आंदोलन के प्रमुख रचनाकार अमरकांत जी की प्रसिद्ध कहानी जिंदगी और जोंक। इस कहानी की कुछ विषय वस्तु इस प्रकार है कि एक बेघर और अनाथ व्यक्ति रजुआ, जिसका वास्तविक नाम गोपाल था, लेकिन मोहल्ले की स्त्रियों ने उसे रजुआ नाम दिया और इस कहानी में लेखक ने सभी जगह उसे रजुआ कहकर संबोधित किया है। कहानी शुरू होती है जब लेखक रजुआ को सड़क के किनारे देखता है। धीरे धीरे रजुआ, जो कि एक निर्धन था, अनाथ था, बेघर था, धीरे धीरे संपूर्ण मोहल्ले का नौकर बनता चला जाता है। सभी व्यक्ति उसे थोड़ा थोड़ा खाना देकर उससे अधिक से अधिक काम करवाने की चेष्टा करते थे, किंतु कोई भी व्यक्ति इतना काम करवाने के बावजूद भी उसे 2 समय का ताज़ा भोजन नहीं देता था और इस पर भी उसके साथ में हिंसा की जाती थी। यदि वो कोई कार्य करने से मना कर देता था तो उसकी पिटाई की जाती थी। एक निर्धन व्यक्ति की निर्धनता का जितना अधिक संभव था उतना अधिक लाभ उन मोहल्ले वालों ने उठाया। रजुआ एक अत्यंत कर्मनिष्ठ व्यक्ति था, परिश्रमी व्यक्ति था। उसने अपने पूरे जीवन यही प्रयास किया कि उसे कभी भीख ना मांगनी पड़े, कभी किसी पर निर्भर ना होना पड़े, किंतु तथाकथित सभ्य समाज ने सदैव उसके भोलेपन का अनुचित लाभ उठाया। उस पर साड़ी की चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसे बुरी तरह से पीटा गया। जब तक वो स्वस्थ था, पूरे मोहल्ले ने उसका फ़ायदा उठाया, उससे हर प्रकार के घरेलू काम करवाए गए, लेकिन जब उसे हैजा हो गया तो उसे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया गया। मोहल्ले में से एक भी व्यक्ति रजुआ की सार संभाल करने नहीं गया। और फिर जब वह स्वस्थ हुआ तो पुनः उस पूरे मोहल्ले ने अपने स्वार्थ में आकर उसे पुनः नौकर बना लिया। इसके कुछ समय पश्चात रजुआ को जब खुजली की भयंकर बीमारी हुई तो पुनः सभ्यजनों ने उसका बहिष्कार कर दिया। एक बार धीरे धीरे जब समय बीतने लगा तो एक दिन जब लेखक अपने कार्यालय में बैठा था तो उसी समय एक छोटा बालक आया और उसने लेखक से कहा कि आप एक पोस्ट कार्ड लिख दीजिए और इसमें लिख दीजिएगा कि रजुआ की मृत्यु हो गई है। लेखक एक पल के लिए सन्न रह गया, लेकिन फिर उसके हृदय को अपूर्व शांति मिली। अपूर्व शांति इसलिए क्योंकि रजुआ के जीवन का अर्थ भी क्या था, वह दुख ही तो पा रहा था उस जीवन में। अच्छा हुआ उसे इस जीवन से मुक्ति मिल गई। इस भाव के साथ धीरे धीरे लेखक के 3-4 दिन गुजरते गए। 3-4 दिन के पश्चात रजुआ स्वयं लेखक के घर अचानक प्रकट हुआ और उसने लेखक के आश्चर्य को देखते हुए रहस्योद्घाटित किया कि मैं मरा नहीं था साहब, मैं जिंदा था। दरअसल रजुआ के सिर पर एक कौवा बैठ गया था और यह माना जाता है कि सर पर कौवा बैठने से मृत्यु आ जाती है और यदि घर पर मृत्यु की झूठी सूचना भेजी जाए तो मृत्यु टल जाती है। रजुआ हंसते हुए लेखक से दूसरा पोस्ट कार्ड लिखने को कहता है कि रामपुर में मेरे चाचा भजराम बरई जी रहते हैं, आप उन्हें लिख दीजिए कि रजुआ जीवित है। इसी कहानी पर यह विचार व्यक्त किया गया है लेखक द्वारा कि रजुआ के मुख पर मौत की भीषण छाया नाच रही थी और वह जिंदगी से जोंक की तरह चिमटा हुआ था। लेकिन जोंक वह था या जिंदगी? वह जिंदगी का खून चूस रहा था या जिंदगी उसका खून चूस रही थी? इस कहानी की प्रमुख संवेदना को देखा जाए तो इसमें अमरकांत जी ने निर्धनों के अंतहीन शोषण का बिंदु उठाया है कि किस प्रकार संपन्न व्यक्ति भी निर्धनों का धन हड़पने में नहीं चूकते, उन्हें अपने घरेलू कार्यों में जोत देते हैं और इसके बदले उन्हें 2 समय का खाना तक भी नहीं देना चाहते। इसी के साथ उनकी निरक्षरता और अंधविश्वास जैसी सामाजिक बुराइयों की ओर भी अमरकांत जी ने संकेत किया है कि यदि रजुआ साक्षर होता तब भी क्या उसके साथ यही दुर्व्यवहार किया जाता? क्या उसका जीवन स्तर इतना ही निम्न होता? निरक्षर व्यक्तियों का समाज के तथाकथित सभ्यजन
अत्यंत लाभ उठाते हैं और इसी निरक्षरता के कारण रजुआ की यह गति हुई। निरक्षरता के अतिरिक्त अमरकांत जी ने अंधविश्वास नामक सामाजिक बुराई की ओर भी संकेत किया है। रजुआ को कई अंधविश्वास थे। उसे यह अंधविश्वास था कि यदि सिर पर कोवा बैठ जाए तो मृत्यु आ जाती है। उसे यह भी अंधविश्वास था कि यदि मैं दाढ़ी बढ़ाकर रखूँगा तो जिस स्त्री ने मेरे पैसे हड़पे हैं उसे कोढ़ हो जाएगा। इस प्रकार के अनेक अंधविश्वासों से घिरा हुआ निरक्षर रजुआ अपने पूरे जीवन एक नौकर की भांति दर दर की ठोकरें खाता रहा और अपनी अमिट जिजीविषा के बावजूद भी वह अंत में नर कंकाल की भांति दुबला हो गया था। ये कहानी नई कहानियों में अत्यंत विशेष स्थान रखती है। जहाँ अन्य नई कहानियाँ शहरी वर्ग पर ध्यान देती है, वहीं ये कहानी एक सामान्य निर्धन व्यक्ति पर ध्यान देती है। इस कहानी के शिल्प पक्ष पर यदि हम विचार करें तो ये कहानी मैं शैली में लिखी गई है। लेखक इसमें मैं के रूप में उपस्थित है और किस्से की भांति कहानी को आगे बढ़ाता चला जाता है। भाषा की यदि बात करें तो अत्यंत सहज बोलचाल की भाषा है, जबकि नई कहानी आंदोलन की अधिकांश कहानियों में भाषा जटिल है, जबकि इस कहानी में सहज बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल सरल भाषा है। कथानक की यदि बात करें तो कथानक अत्यंत सुदृढ़ और सदा हुआ है, जो हमें प्रेमचंद के युग की याद दिलाता है, जहां आदि, मध्य और अंत में कथानक पूरी अच्छी तरह बटा हुआ होता था। चरित्र योजना पर यदि ध्यान दिया जाए तो इसमें सिर्फ आवश्यक चरित्र ही है। लेखक मैं के रूप में उपस्थित है, दूसरा चरित्र रजुआ और एक सहायक चरित्र है शिवनाथ बाबू। इसके अतिरिक्त अन्य चरित्रों को संकेत के माध्यम से व्यक्त किया गया है। चरित्रों की भीड़ नहीं जुटाई गई है और चरित्रों को उनके महत्व के अनुपात में ही स्थान दिया गया है। इस प्रकार यह कहानी नई कहानी आंदोलन में अत्यंत विशेष स्थान रखती है और पाठक जब इस कहानी को खत्म करता है तो वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि शायद हमने आज तक जीवन में कुछ जिन भी बेघरों को देखा है, जिन भी अनाथों को देखा है, कहीं उनमें से कोई रजुआ तो नहीं, और हम उनकी स्थिति को बदलने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। इसी संवेदना के साथ ये कहानी अपने अंत पर पहुंचती है। धन्यवाद।